हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के मॉक टेस्ट मैं करवा रही हूँ। ये 6वां मॉक टेस्ट है और प्रत्येक वीडियो में मैं 30 प्रश्न ले रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुड़ी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक और चौथा है जातक। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इनका परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुड़ियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो वह है विनय पिटक। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? पहला विकल्प है संग्रहपाल, दूसरा है पुरातत्वविद, तीसरा है पुरालेखपाल और चौथा है कैलीग्राफर्स यानी सुलेखक। तो जो व्यक्ति ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद कहलाते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे उपकरण, हथियार, बर्तन, धूपदान, आभूषण, सिक्के खोजने के लिए खोज और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की भी हो सकती हैं, अन्य हड्डी, पकी हुई मिट्टी या धातु की भी हो सकती हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है, पुरातत्वविद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। पहला विकल्प है पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, दूसरा है अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, तीसरा है निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा और चौथा है धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति के उपदेश देने द्वारा। तो कबीर एक निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे और उपदेश देते थे कि मुक्ति का एकमात्र मार्ग भक्ति है। इनके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि कबीरदास की जो शिक्षाएं हैं तो उनकी शिक्षाओं ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाहरी पूजा के सभी रूपों, पुरोहित वर्गों की श्रेष्ठता और जाति व्यवस्था का खुले तौर पर उपहास किया है। तो ये आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कबीरदास की जो रचनाएं हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद और रमैनी। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अंग्रेजों ने नील की खेती की। कहाँ कहाँ पर की ये बताना है। लिखा है जमैका, भारत, कैरिबियाई द्वीप समूह और वेनेजुएला। तो प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजों ने नील की खेती की। तो अंग्रेजों ने नील की खेती की जमैका और भारत में। ए और बी पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? पहला विकल्प है स्वाभिमान आंदोलन, दूसरा है अलीगढ़ आंदोलन, तीसरा है यंग बंगाल आंदोलन और चौथा है सिंह सभा आंदोलन। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, यंग बंगाल आंदोलन। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 1820 के दशक में हिंदू कॉलेज कलकत्ता के एक शिक्षक हेनरी
लुइस विवियन डेरोजियो ने कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी सत्ता पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। यंग बंगाल आंदोलन के रूप में संदर्भित उनके छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, यंग बंगाल आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। ये कथन दिए गए हैं। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। अब इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, ये सही है। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया, इसीलिए इस कानून के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य लोगों ने महसूस किया कि सरकार को लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अधिनियम की शैतानी और अत्याचारी के रूप में आलोचना की। अब इसमें लिखा हुआ है कथन बी में कि मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया, तो ये गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन नहीं किया बल्कि विरोध किया था। तो इसमें सिर्फ ए सही है, बी गलत है, यानी कि आपका जो पहला विकल्प है ए सही किंतु बी गलत, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वे प्रार्थना की राजनीति करते हैं। दूसरा है, उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया। तीसरा है, वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। और चौथा है, वे मानते थे कि लोगों को अपने स्वराज्य के लिए अवश्य लड़ना चाहिए। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है, वह हमें बताना है। तो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने अधिक कट्टरपंथी उद्देश्यों और तरीकों का पता लगाना शुरू किया। उन्होंने प्रार्थना की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की, तो ये तो सही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया, ये भी सही है। सी में लिखा है कि वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं, ये गलत है क्योंकि वे ऐसा नहीं सोचते थे। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों को अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, न कि सरकार के अच्छे इरादों पर। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। और बाल गंगाधर तिलक का नारा भी आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसमें जो सी लिखा हुआ है यही कथन सही नहीं है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ए, बी और डी ये सही लिखे हुए हैं। और इसमें पूछा गया है कि गरम दल के नेताओं के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है, तो सी इसमें सही नहीं है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है लेब्राडोर धारा एक है। पहला विकल्प है शीत जल धारा, दूसरा है गर्म जल धारा, तीसरा है कनारी जल धारा और चौथा है सतही धारा। तो लेब्राडोर एक ठंडी महासागरीय धारा है जो पूर्वी कनाडा के तट के साथ साथ दक्षिण की ओर बहती है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, शीत जल धारा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जलमार्ग के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला लिखा है कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जलमार्ग हैं। दूसरा है नाव्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। और तीसरा है डरबन और केपटाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन हैं।
अब इसमें सत्य कथन बताने हैं। तो पहला लिखा है कम दूरी के यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जल मार्ग हैं। ये गलत है। परिवहन के 4 साधन हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। कम दूरी के लिए अधिकतर सड़क मार्ग का प्रयोग किया जाता है और इसमें लिखा है कि जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत हो गया। बी में लिखा है नाव्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। ये सही है। और सी में लिखा है डरबन और केपटाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन है। ये भी सही है। तो बी और सी इसमें सही है, यानी कि आपका जो बी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। पहला है फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, दूसरा है जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, तीसरा है अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर। अब इसमें बताना है यह किस प्रकार के सेलों से बने हैं। पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल, तीसरा है आग्नेय और अवसादी सेल और चौथा है कायांतरित और अवसादी सेल। तो सेलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय सेल कैसे बनती हैं? जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है तो आग्नेय सेल का निर्माण होता है। अवसादी सेल तलछट के संचय से बनती हैं और कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के कारण चट्टानों में बदलाव के कारण बनती हैं। अब इसमें पूछा गया है कि फ्रांस के काकेकस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर, तो ये किस प्रकार के सेलों से बने हैं? तो ये बने हुए हैं अवसादी सेल। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से सही होगा। पहला है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, दूसरा है बराबर दिन और रात, तीसरा है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात और चौथा है निरंतर प्रकाश का अनुभव। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत का अनुभव होता है, जो वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध के बारे में अभी बताया है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शीतकालीन संक्रांति का अनुभव होता है, जो वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पूछा गया है, तो सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। और यदि उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछा जाता तो सबसे लंबा दिन होता और सबसे छोटी रात होती। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर होगी। पहला है सूर्योदय, दूसरा है सूर्यास्त, तीसरा है दोपहर और चौथा है अर्ध रात्रि। तो जब ग्रीनविच की प्रधान याम्योत्तर पर सूर्य आकाश के उच्चतम बिंदु पर होगा तो इस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, यानी मध्याह्न होगा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, दोपहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में क्या पड़ता है? पहला विकल्प है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है उत्तर ध्रुव वृत्त और चौथा है दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में पड़ता है उत्तर ध्रुव वृत्त। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय को कहा जाता है? पहला है हिमाचल, दूसरा है शिवालिक, तीसरा है अरावली और चौथा है हिमाद्री। तो हिमालय को उसकी ऊंचाई और स्थलाकृति के आधार पर 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बाह्य हिमालय या शिवालिक, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और बृहत हिमालय या उच्च हिमालय। अब इसमें पूछा गया है मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं? पहला लिखा है बाढ़, दूसरा हिम, तीसरा ओला और चौथा है सहम वृष्टि। वर्षण के प्रकार पूछे गए हैं। वर्षण क्या होता है? वर्षण जल का
कोई भी रूप है जो वायुमंडल से गिरता है और पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। यह वर्षा, हिम, सहिम वृष्टि और ओलों सहित कई रूप ले सकता है। तो अब आप समझ गए कि वर्षण का प्रकार कौन सा है। तो इसमें हिम प्रकार है वर्षण का, ओला है और सहिम वृष्टि है। BCD इसमें सही है, यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाढ़ जो है वर्षण का प्रकार नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है आर्गन। तो ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लेती हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? पहला है महावीर, दूसरा है बुद्ध, तीसरा है अनग और चौथा है पाणिनि। तो कौन मानता था कि हमारी कृत्य का परिणाम ही कर्म है? तो ये मानते थे गौतम बुद्ध। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और गौतम बुद्ध के बारे में इसी वीडियो में मैंने आपको बताया ही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा? पहला विकल्प है रवि कीर्ति, दूसरा विकल्प है ह्वेन सांग, तीसरा विकल्प है फाया। तो हर्षवर्धन, जिसे हर्ष के नाम से भी जाना जाता है, एक राजा थे जिन्होंने उत्तरी भारत पर शासन किया। वह वर्धन वंश से संबंधित थे। अब इसमें पूछा गया है कि किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा? तो इसमें रवि कीर्ति ने लिखा है और ह्वेन सांग ने लिखा है। ह्वेन सांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और रवि कीर्ति चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय के दरबार में एक कवि थे। तो इन्होंने हर्ष के बारे में लिखा है हर्षवर्धन के विषय में। तो ए और बी सही है, यानी कि जो पहला विकल्प है यह सही हो जाएगा। ए और बी सही है। ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। जो फायान था यह भी एक चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ये भी साथ में याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्कामेडु का रोमन नाम था? पहला विकल्प है पोडुका, दूसरा है पट्टाला, तीसरा है सोपतमा और चौथा है काना। तो अर्कामेडु एक तटीय बस्ती थी जहां जहाज दूर देशों से सामान उतारते थे, और इस स्थल पर ईंट की एक विशाल संरचना पाई गई और ये गोदाम हो सकती है, ये अनुमान लगाया गया। तो इसमें पूछा गया है कि अर्कामेडु का रोमन नाम था, तो रोमन नाम था पोडुका। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए तथा बी कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए में लिखा है पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के सुनने के लिए था, शूद्र भी इसे सुनते थे। और बी में लिखा है कि शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब इसमें जो सत्य कथन है वह बताना है। तो जो पुराण थे इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियां हैं। इनमें इस बात की भी व्याख्या है कि उनकी पूजा कैसे की जाती है। इसके अलावा इसमें दुनिया के निर्माण और राजाओं के बारे में भी विवरण है। पुराणों को सरल संस्कृत पद्य में लिखा गया था और स्त्रियों तथा शूद्रों सहित सभी लोग इसे सुनते थे। तो इसमें ए सही हो गया। और बी में लिखा है कि शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही, सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया? पहला विकल्प है गुरु नानक, दूसरा है गुरु अर्जन, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह और चौथा है गुरु तेग बहादुर। तो 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण होना शुरू हुआ, एक विकास जिसकी परिणति 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की संस्था में हुई।
सिखों का समुदाय, जिसे खालसा पंथ कहा जाता है, एक राजनीतिक इकाई बन गया था। तो ये भी याद रखना है। इसमें पूछा गया है कि खालसा संस्था का निर्माण किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1857 में किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। पहला विकल्प है दिल्ली, कलकत्ता एवं बॉम्बे। दूसरा है कलकत्ता, मद्रास एवं दिल्ली। तीसरा है कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास। और चौथा है बॉम्बे, दिल्ली एवं मद्रास। तो किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्हीं स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का जोड़ा सही से सुमेल किया गया है। पहला लिखा है सिंह सभा, विचारों की स्वतंत्रता। दूसरा लिखा है अलीगढ़ आंदोलन, आधुनिक शिक्षा। तीसरा है प्रार्थना समाज, केवल हिंदू ग्रंथों से विचार प्राप्त करता था। और चौथा लिखा है वेद समाज, सिंह सभा से प्रेरित था। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा समाज सुधार और इनके कार्य का जोड़ा सही से सुमेल किया गया है। तो पहले लिखा है सिंह सभा, विचारों की स्वतंत्रता। तो ये गलत है, क्योंकि जो सिंह सभा थी इसने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातिगत भेदों और उनके द्वारा गैर सिख के रूप में देखी जाने वाली प्रथाओं से छुटकारा दिलाने की मांग की। तो इसमें ये हो गया गलत। बी इसमें सही लिखा हुआ है, अलीगढ़ आंदोलन, आधुनिक शिक्षा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जो सी और डी क्यों गलत हैं, ये भी जान लीजिए। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित किया गया था और प्रार्थना समाज ने जाति प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करने और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध को समाप्त करने की मांग की। तो और इसमें लिखा है केवल हिंदू ग्रंथों से विचार प्राप्त करता था। तो ये गलत है। और वेद समाज सिंह सभा से प्रेरित था, ये भी गलत है, क्योंकि वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो ये गलत हो गया। बी इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो इसे मिला देंगे दूसरे से 1878। बी में लिखा है इल्बर्ट बिल। तो इसे मिला देंगे पहले से 1883। सी में लिखा है संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम। इसे मिला देंगे चौथे से 1882। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता हमारे संविधान की है। पहला लिखा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना। दूसरा है सभी नागरिकों को समान अधिकार। तीसरा है भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेषाधिकार। अब इसमें जो संविधान की विशेषता है वह हमें बतानी है। तो ये तीनों ही विशेषताएं भारत के संविधान की हैं। तो ए बी सी इसमें तीनों ही सही हैं, यानी कि डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे। पहला है कुनबियों, दूसरा है पेशवाओं, तीसरा है चित्पावन ब्राह्मणों और चौथा है देशमुखों। तो मराठा सेना में कुनबी, माली, धनगर, राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम जैसे विभिन्न समुदायों के सैनिक शामिल थे। लेकिन मराठा सेना में कुनबी सबसे बड़े समूहों में से एक थे। तो इसमें यही तो पूछा गया है कि मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे, तो कुनबियों। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया गया है? पहला लिखा है बृहस्पति बाह्य ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह, शुक्र चट्टानों से बना है। तो इसमें तीनों ही सही है। बृहस्पति बाह्य ग्रह है, पृथ्वी नीला ग्रह है और शुक्र चट्टानों से बना है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं। इसमें तीनों ही सही लिखे हुए हैं, तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्थ पर्वतों का उदाहरण है? पहला है अरावली, दूसरा है हिमालय, तीसरा है वॉसजेज और चौथा है अपलेशियन। तो भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होते हैं? तो भ्रंशोत्थ पर्वत तब बनते हैं जब भूमि के बड़े क्षेत्रों को पृथ्वी के भीतर बलों द्वारा ऊपर की ओर धकेला जाता है, जिससे भ्रंशोत्थ संरचना का निर्माण होता है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा भ्रंशोत्थ पर्वत है? तो वॉसजेज, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अरावली जो है यह प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है ये युवा वलित पर्वत हैं और अपलेशियन ये भी वलित पर्वत हैं। तो इनके बारे में भी याद रखिए। इसमें आपका सी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है? पहला विकल्प है उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पूर्व और चौथा है दक्षिण पश्चिम। तो रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पृथ्वी के कोर क्रोड की सबसे आंतरिक परत बनी हुई है। पहला है सिलिका व एल्युमिना से, दूसरा है सिलिका व मैग्नीशियम से, तीसरा है निकेल व लोहे से और चौथा है निकेल व मैग्नीशियम से। तो पृथ्वी कई परतों से बनी है, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग गुण और रचनाएं हैं। पृथ्वी का कोर जो सबसे भीतरी परत है, इसे आगे 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। अब इसमें ये पूछा गया है कि सबसे आंतरिक परत किससे बनी हुई है? तो सबसे आंतरिक परत बनी हुई है निकेल और लोहे से। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्न मैं प्रत्येक वीडियो में ले रही हूँ। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हुआ करे तो आप कमेंट में जरूर लिखा कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ईवीएस वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूंगी, फिर मैं एनसीईआरटी से नोट्स बनाकर आप लोगों का ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।